हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले एक बात बताइए, क्या आप ऑल फॉर न्यू लेबर कोड्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो? इफ यस तो सुनो फिर। एक ही सिंगल पीडीएफ में आपको 400 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे ऑल फॉर न्यू लेबर कोड्स के। इस पीडीएफ में ऐसा होगा जैसे मान लो पहले कोड ऑन वेजेस है, इसके 100 एमसीक्यूज, फिर नेक्स्ट कोड की 100 एमसीक्यूज एंड सो ऑन। तो एक ही पीडीएफ में आपको 400 एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। एंड ऑल्सो आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप लोगों को हर एक आंसर का शॉर्ट ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करके तो पूछ ही सकते हो, एंड पूछते भी हो आप लोग, तो देर किस बात की। अगर आप लेबर कोड्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो एमसीक्यूज, तो जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने पीडीएफ को बाय कर सकते हो। एंड यस, 400 एमसीक्यूज एंड प्राइस जस्ट एट ₹50 ओनली। मौका मत गवाना, प्राइस बढ़ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 51 की। सेक्शन 51 का जो सबसेक्शन 1 है ना, ये पता क्या कहता है? फ्रेंड्स, सपोज करो ये पिंकू है, ये पिंकू का है ईएसआई डिस्प्यूट, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिस्प्यूट है। अब डिस्प्यूट है तो ये कहाँ ही जाएगा? हाँ जी, ये जाएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले यार, ये जो पिंकू है इसके माइंड में ये बातें तो आएंगी ना कि जो एप्लीकेशन है वो किस फॉर्मेट में होगी, कहाँ सबमिट करनी है, फीस कौन कलेक्ट करेगा, कोर्ट में हियरिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा। ये सब बातें पिंकू के दिमाग में आ रही हैं। आपको क्या लगता है ये सब कौन डिसाइड करता है, कौन प्रिस्क्राइब करेगा? फ्रेंड्स, ये जो भी मैंने बात करी है ना कि कोर्ट में हियरिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, या फिर फीस कौन कलेक्ट करेगा, या एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सारी बातें जो गवर्नमेंट होती है ना वो प्रिस्क्राइब करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईएसआई का डिस्प्यूट था, पिंकू कोर्ट जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना टाइम है कि कब तक पिंकू कोर्ट में जा सकता था? फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है, इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब वो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है उस दिन से लेकर के 3 साल मिलते हैं पिंकू को, 3 इयर्स। कॉज ऑफ एक्शन से लेकर के 3 इयर्स तक का टाइम होगा अब पिंकू के पास ईएसआई कोर्ट में जाने के लिए डिस्प्यूट के रिलेटेड। बट अब सवाल ये उठता है कि ये कॉज ऑफ एक्शन का मतलब, इसका मतलब ये है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाती हूँ। मान लीजिए मैं हूँ ईएसआई कॉर्पोरेशन एंड ये है पिंकू, राइट? पिंकू का बनता था सिकनेस बेनिफिट, लेकिन मान लो 1 जनवरी 2026 को, मैं कॉर्पोरेशन हूँ ना, मैंने पिंकू का जो सिकनेस बेनिफिट था ना वो 1 जनवरी 2026 को रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो 1 जनवरी 2026 को मैंने रिजेक्ट करा ना इसका सिकनेस बेनिफिट, ये 1 जनवरी है वो कॉज ऑफ एक्शन। इस दिन से मतलब अब 1 जनवरी 2026 से लेकर के 3 साल, 3 इयर्स के विद इन पिंकू क्या कर सकता है बताइए? वो कहाँ जा सकता है? यस, पिंकू ईएसआई कोर्ट में जा सकता है। अब एक एक्सेप्शनल पॉइंट, आपको क्या लगता है, क्या हर केस में ईएसआई के रिलेटेड हर केस में ये 3 साल वाला फंडा चलता होगा? नहीं। अब मैं आपको वो 3 पॉइंट्स बताऊंगी, वो 3 पॉइंट्स जहां पर ये जो भी हमने 3 इयर्स वाला रूल समझा ना वो अप्लाई नहीं होगा। अब वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, ध्यान से सुनना। वो 3 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, इंश्योर्ड पर्सन है, या वो अगर वो खुद नहीं है तो उसका जो भी डिपेंडेंट है, अगर कहते इंश्योर्ड पर्सन या डिपेंडेंट का कोई क्लेम है। सेकेंड पॉइंट, आप सब जानते हो कि जो एम्प्लॉयर होता है उसको कंट्रीब्यूशन का पैसा बताइए कहाँ डिपॉजिट करना होता है? हाँ जी, कॉर्पोरेशन में। तो अगर वो एम्प्लॉयर ने कॉर्पोरेशन को पैसा डिपॉजिट नहीं करा है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, कि अगर कॉर्पोरेशन ने एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन का पैसा क्लेम करना है। थर्ड पॉइंट, आप ये भी जानते होंगे, एम्प्लॉयर जो होता है वो भी किससे पैसा रिकवर करता है? जल्दी बता दीजिए इसका कंट्रीब्यूशन का। यस, कॉन्ट्रैक्टर से। तो ये 3 पॉइंट, इंश्योर्ड पर्सन का क्लेम, या फिर कॉर्पोरेशन ने एम्प्लॉयर से जो कंट्रीब्यूशन का क्लेम लेना है, या फिर एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रैक्टर से क्लेम लेना है। ये वाले केस में जब हमने 3 इयर्स वाला रूल समझा था ना,
ये अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके लिए कहते हैं रेगुलेशंस में जो अलग से रूल्स बताए गए हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो सबसेक्शन 1 क्लियर। बात करते हैं फिर सबसेक्शन 2 की। फ्रेंड्स पिंकू कहता है यार ये कोर्ट में तो हियरिंग के चक्कर में बड़े बार बार आना जाना पड़ता है। पिंकू कहता है यार हर बार जाना जरूरी है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि हर बार खुद पिंकू को ही कोर्ट में पेश होना जरूरी है? देखो यहाँ पर कहते हैं पिंकू अपनी जगह किसी और को भी भेज सकता है, लेकिन किसे? नंबर 1 वो उसका जो भी एडवोकेट है पिंकू के बिहाफ पे, वो भी कोर्ट में पिंकू को रिप्रेजेंट कर सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार पिंकू को ही जाना है, मतलब उसका जो भी लीगल प्रैक्टिशनर है वो चला जाए कोर्ट में, ठीक है। सेकंड बात, अगर पिंकू सोचो किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर है तो आपको क्या लगता है पिंकू के बिहाफ पर फिर कौन जा पाएगा? हाँ जी, उसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफिसर रहेगा वो पिंकू के बिहाफ पे जा सकता है। तीसरा, अगर पिंकू खुद ही मान लीजिए चिंकू को क्या करता है अपने बिहाफ पे जाने का एक बना देता है, उसको मतलब ऑथोराइज कर देता है। अगर पिंकू खुद ही चिंकू को ऑथोराइज कर दे कि मेरे बिहाफ पे कोर्ट पे तू जा सकता है, तो इस तरह से जल्दी से बता दीजिए वो कौन कौन लोग हैं जो पिंकू की जगह पर कोर्ट में जा पाएंगे। नंबर 1, हाँ जी, जो भी उसका लीगल प्रैक्टिशनर है। नंबर 2, हाँ जी, अगर वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मेंबर का, देखो फ्रेंड्स ये बात याद रखना, अगर पिंकू खुद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर है ना तभी उसके बिहाफ पे कोई ट्रेड यूनियन का मेंबर जा पाएगा, कोई ऑफिसर जा पाएगा, ठीक। तीसरा बताइए कौन? हाँ जी, अगर पिंकू ने खुद ही चिंकू को ऑथराइज कर दिया। बट कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर मान लीजिए कोर्ट ये कहती है कि विटनेस के रूप में खुद पिंकू को ही पेश होना पड़ेगा, तब क्या पिंकू ऐसा कर सकता है? अरे मेरे बिहाफ पे चिंकू तू जाया? नहीं नहीं फ्रेंड्स, हाँ पिंकू हमने भी 3 बंदे समझे, इन तीनों को भेज सकता है, लेकिन अगर खुद ही कोर्ट ने बोल दिया कि पिंकू को ही आना पड़ेगा, मतलब पिंकू को ही आना पड़ेगा, उस वक्त पर फिर पिंकू को कोर्ट जाना ही पड़ेगा। आई होप सबसेक्शन 2 क्लियर। सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। सबसेक्शन 3 में सोचो यार फ्रेंड्स, ऐसा सोचो मैं ईएसआई कोर्ट हूँ और आप लोग हो हाई कोर्ट। क्या सोचा आपने? आप कौन हो? हाई कोर्ट हो। मैं कौन हूँ? हाँ मैं ईएसआई कोर्ट हूँ। जब ये पिंकू का केस चल रहा था ना फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, मतलब एक ऐसी लीगल प्रोविजन आ गई जो मुझे ईएसआई कोर्ट को समझ में नहीं आ रही। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है यार, समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रोविजन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। अब मैं क्या हाई कोर्ट के पास आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हूँ। इसका मतलब ये है सबसेक्शन 3 में कि अगर कहते ईएसआई कोर्ट में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी प्रोविजन है जिसका लीगल मीनिंग ईएसआई कोर्ट को इंटरप्रेट नहीं कर पा रही है, तो वो हाई कोर्ट के पास जा सकती है। फिर हाई कोर्ट क्या करेगी? हाँ जी, मीनिंग समझाएगी। इसका मतलब ये है, अब हाई कोर्ट ने जो बताया, जो भी केस में सब था, एविडेंस एंड ऑल, इन सब बातों को ध्यान में रख करके, इन सब चीजों को कंसीडर करके ही फिर जो ईएसआई कोर्ट होती है अपना फैसला सुनाती है। आई होप ये सेक्शन सभी को क्लियर? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 52। फ्रेंड्स 52 सेक्शन में सबसे पहला सबसेक्शन 1 क्या कहता है? अगेन हम एग्जांपल पिंकू की लेते हैं। सेक्शन 51 के तहत हमने ये तो समझ लिया था कि पिंकू का केस चल रहा है ईएसआई कोर्ट में। सेक्शन नंबर 52 ये कहता है ईएसआई कोर्ट का अगर जो भी ऑर्डर था, अब पिंकू को अच्छा नहीं लगा, वो आपको क्या लगता है अब पिंकू कहीं और अपील कर सकता है? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोला गया है कि ईएसआई कोर्ट ने जो भी अपना ऑर्डर दे दिया उसको फाइनल माना जाता है। अब पिंकू उस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। वही सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अगेन इधर भी वही पॉइंट है, पिंकू तभी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है अगर कोई अगेन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया, मतलब कि पिंकू को लगता है कि ये एक जो प्रोविजन है ये ईएसआई कोर्ट ने अच्छे से करेक्टली इंटरप्रेट नहीं करी है, तभी क्या है उसके रिगार्डिंग बात जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच सकती है। तो इन शॉर्ट देसी लैंग्वेज में आपको बस इतना याद रखना है, ईएसआई कोर्ट का डिसीजन मतलब फाइनल। हाई कोर्ट में कब जा सकते हैं? हाँ जी, अगर किसी तरह का क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया।
अदरवाइज हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं। अब सबसेक्शन 3 हमें ये पूछता है कि अच्छा चलो हम सबसेक्शन 2 में ये तो समझ गए कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ तो पिंकू क्या है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन कब, कितना टाइम तक? जिस दिन फ्रेंड्स एएसआई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया उस दिन से लेकर के 60 डेज, कितने डेज बोलिए? हाँ जी 60 दिन तक। सबसेक्शन 4 ये पूछता है अगर मान लो पिंकू 60 दिन के अंदर अंदर अपील नहीं कर पाया, उससे कुछ देरी हो गई तो लिमिटेशन एक्ट है एक फ्रेंड्स, ये एक्ट के जो सेक्शन 5 एंड 12 के रूल्स होते हैं ना, फिर वो अप्लाई होंगे। ये भी बहुत सिंपल सेक्शन था, आई होप क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 53। फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 53 ये इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन में बात करी गई है ग्रेचुटी के रिलेटेड। एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर आप लोगों को पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है तो इसकी मैराथन वीडियो बन रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं सेक्शन नंबर 53 के बारे में। सबसे पहले तो ग्रेचुटी क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप लोग एक XYZ कंपनी के ऑनर हो एंड मैंने आपकी कंपनी में 6 साल तक अपनी सर्विस दी है, उसके बाद मेरी जॉब टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट होने के ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन बात ये है कि मेरी जॉब अब टर्मिनेट हो चुकी है। तो आप लोगों ने क्या करा, क्योंकि मैंने आपकी कंपनी में 6 इयर्स अपनी कंटिन्यूअस सर्विस दी थी, मुझे ना एक लंप सम में अमाउंट दिया। तो ये जो आप लोगों ने मुझे लंप सम में अमाउंट दिया है ना, इसी को हम बोलते हैं ग्रेचुटी। आई होप ग्रेचुटी का मीनिंग क्लियर। अब हम देखेंगे वो 5 सिचुएशंस जिन सिचुएशंस में ग्रेचुटी दी जाती है। नंबर 1, सबसे पहले सुपर एनुएशन। कहते अगर कोई पर्सन अपनी सुपर एनुएशन एज पूरी कर गया और उसके बाद वो रिटायर हो गया है तो यहाँ पर उसे ग्रेचुटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल पिंकू को जब ओल्ड मैन बनाते हैं, पिंकू 60 इयर्स का हो चुका है और अब वो आपकी कंपनी से रिटायर हो चुका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उसने कंटिन्यूसली कितनी ही सर्विस दी होगी, कितने ही इयर्स। तो यहाँ पर क्योंकि इसने अपनी सुपर एनुएशन एज पूरी कर ली है, अब क्या होगा, अब आप लोग इसे लंप सम में एक अमाउंट दोगे जिसे हम ग्रेचुटी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब आप लोग जानते हो, अगर सामने से ही मान लो मैं खुद साइन करके रिजाइन कर दूं कि मुझे आपकी कंपनी में वर्क नहीं करना है, तो ये रेजिग्नेशन है। बट क्वेश्चन इज, अगर कोई पर्सन रिजाइन करता है, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है, तो क्या ऐसे वाले केस में ग्रेचुटी मिलेगी या नहीं? आपको क्या लगता है? फ्रेंड्स मिल सकती है, लेकिन अगर आप लोगों ने उस कंपनी में कम से कम 5 इयर्स की कंटिन्यूस सर्विस दी हो। अगर मान लीजिए मैं 2 साल आपकी कंपनी में काम करने के बाद रिजाइन करती हूँ तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मान लो मैंने 6 साल 7 साल 8 साल काम करा है और फिर रिजाइन करती हूँ तो ग्रेचुटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मिनिमम मैंने 5 इयर्स आपकी कंपनी में कंटिन्यूसली सर्विस दी है। क्लियर ये बात? हम आगे कुछ ऐसे सिचुएशंस भी समझेंगे जहां पर फ्रेंड्स ये मिनिमम 5 इयर्स वाला जो रूल है ना, वो अप्लाई नहीं होता। वैसे बेसिकली ये बोला गया है कि ग्रेचुटी तभी मिलेगी अगर एक एम्प्लॉय मिनिमम 5 इयर्स तक अपनी कंटिन्यूस सर्विस देता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जहां पर ये 5 इयर्स वाला जो क्राइटेरिया है वो काम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेथ एंड डिसेबलमेंट। आ गए वो पॉइंट्स जहां पर ये 5 साल वाला क्राइटेरिया नहीं चलेगा। डेथ एंड डिसेबलमेंट, अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की डेथ हुई है या फिर वो परमानेंटली मान लो डिसेबल हो गया है ड्यू टू एक्सीडेंट और डिसीज, तो ऐसे वाले केस में अब मिलेगी ग्रेचुटी। लेकिन इधर ये नहीं देखा जाएगा कि मिनिमम 5 ईयर तक कंटिन्यूसली सर्विस दी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वाई है, मिस्टर जो वाई है इन्होंने 2 इयर्स तक आप लोगों की मतलब कंपनी में कंटिन्यूसली सर्विस दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली कंपनी में एक हादसे के दौरान ये परमानेंटली डिसेबल हो गए। अब यहाँ पर ग्रेचुटी मिलेगी कि नहीं? मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर तो 2 साल ही काम करा है, फिर भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा केस है? यस, ये डेथ और डिसेबलमेंट का केस है। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के केस में भी ये नहीं देखा जाता कि मिनिमम 5 इयर्स काम करा है या नहीं। क्यों?
इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपकी कंपनी में काम करने के लिए मेरा जो एक फिक्स टाइम था जो काम का, वो सेट ही 3 साल के लिए हुआ था कि 3 इयर्स के लिए ही मैं ये एक पर्टिकुलर वर्क आपकी कंपनी में करूंगी। जब मैं जो टाइम है वही 3 इयर्स है, तो मैं 5 साल कंप्लीट कैसे कर सकती हूँ, आप सोचो, है ना। इसीलिए कहते फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के केस में भी ग्रेच्युटी मिल जाती है, लेकिन उसमें फिर ये 5 इयर्स वाला क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है। क्लियर। ई पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड। अभी हमने ये कुछ समझे पॉइंट्स जहां पर ग्रेच्युटी मिल जाती है, लेकिन ये ई क्लॉज बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके अलावा भी कुछ और न्यू इवेंट्स ऐड कर सकती है कि ये एक पर्टिकुलर इवेंट पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जाने जब भी वो ऐड करती है तो वहां पर भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे मेरा मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पर्टिकुलर बात पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है नोटिफाई करके कि अब से ऐसे वाले एम्प्लॉयज को भी ग्रेच्युटी मिलेगी, तो उनको भी मिलने लग जाएगी। समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्किंग जर्नलिस्ट के रिलेटेड। ठीक है, अब हम वर्किंग जर्नलिस्ट की बात करेंगे, नॉर्मल एम्प्लॉयज की बात नहीं, अब हम वर्किंग जर्नलिस्ट की बात करेंगे। जो ये जर्नलिस्ट हैं, इनके केस में फ्रेंड्स जो मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस है वो 5 ईयर नहीं देखी जाती, तो कितनी देखी जाती है, 3 इयर्स। मेरे साथ बोलिए, अगर पिंकू जर्नलिस्ट है, एक वर्किंग जर्नलिस्ट है और उसको ग्रेच्युटी देनी है, तो मिनिमम कितने इयर्स देखेंगे कि पिंकू ने सर्विस दी हो कंटिन्यूअसली, बताइए। यस, 3 इयर्स। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है, अगर सपोज करो जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है, तो ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलेगा क्या किसी और को? यस, लेकिन किसको बताइए? यस, नॉमिनी को। लेकिन अगर उस एम्प्लॉय ने अपना कोई नॉमिनी रखा ही नहीं था तो हाँ जी, जो भी उसका लीगल हायर होएगा उसको मिल जाएगी। इतने पॉइंट्स सभी को क्लियर सबसेक्शन 1 के। अब हम बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में, इंपॉर्टेंट है। अगेन आई रिपीट, अगर आपको ये ग्रेच्युटी के टॉपिक को बहुत डिटेल में समझना है तो आप मैराथन वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये जो ग्रेच्युटी है, अब तक हमने सबसेक्शन 1 में ये समझा कि ग्रेच्युटी मिलती किनको है। अब हम सबसेक्शन 2 में ये समझेंगे कि ग्रेच्युटी मिलती कैसे है, ये कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो इसका सबसेक्शन 2 जो है वो इस तरह से बताता है फ्रेंड्स। अच्छा ना, मेरी एक बात सुनो, एक पॉइंट पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मे बी आपको ऑलरेडी पता ही हो। अगर मैं आप लोगों को बोल लूं कि मैंने आपकी कंपनी में 5 इयर्स 7 मंथ वर्क करा है, तो बता दीजिए इसको आप कितने इयर्स मानेंगे? 5 इयर्स 7 मंथ काम करा है, तो बताइए इसको आप क्या समझोगे? यस, इसको आप 6 इयर्स समझोगे। लेकिन क्यों? यस, क्योंकि जो मैंने 5 साल के साथ 7 मंथ बोले थे ना, ये जो 7 मंथ है ये 6 मंथ से ज्यादा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपकी कंपनी में 7 इयर्स 4 मंथ वर्क करा है, तो बताइए मैंने कितना वर्क करा एग्जैक्टली? 7 इयर्स ही करा है। क्यों? हाँ जी, क्योंकि 4 मंथ 6 मंथ से कम होते हैं। चलो एक बार फिर प्रैक्टिस करो। मैंने बोला कि मैंने आपकी कंपनी में 10 साल 2 महीने काम करा है, बताइए मैंने एग्जैक्टली कितने ईयर वर्क करा है? यस, 10 इयर्स ही करा है। मैंने बोला मैंने आपकी कंपनी में 12 साल 8 महीने वर्क करा है, बताइए कितने साल हुए? यस, 13 इयर्स हुए। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो ग्रेच्युटी है इसे कैलकुलेट कैसे करना है। सो डियर फ्रेंड्स, जो ग्रेच्युटी होती है ये 15 डे वेजेस के हिसाब से कैलकुलेट होती है। हम सबसे पहले इसे करने के लिए 5 इयर्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पिंकू ने 5 साल तक के लिए कंटिन्यूस सर्विस दी है, अब उसको ग्रेच्युटी मिलनी है। चलो इसकी ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट ड्रॉन वेजेस जो थी पिंकू की, वो थी 30,000 पर मंथ। कितनी? हाँ जी, 30,000 पर मंथ। एंड सर्विस पिंकू ने कितनी दी है? हाँ जी, 5 साल दी है। वेजेस ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी, 15 डे वेजेस पर कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से। तो डैट मीन्स उसकी सैलरी कितनी थी बताइए? 30,000। इसको हम डिवाइड करेंगे, एक महीने में कितने दिन होते हैं बताओ? आप सोच रहे होंगे 30,
लेकिन एक बात बता दूं आपको, जब अपनी ग्रेचुटी की कैलकुलेशन करनी है, जो महीने में 4 संडे आते हैं ना, उसको आपने एक्सक्लूड करना है, निकाल दो। 30 डेज में से 4 संडे गए, कितने बचे? 26। पिंकू की सैलरी कितनी थी? 30,000। 30,000 को 26 के साथ डिवाइड करो और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 15 के साथ करके आ गया 17,308 पर ईयर निकालना है ना। तो कितने साल सर्विस दी थी? 5 साल। तो ये 17,308 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट आया 86,540। तो ये जो 86,000 वाला अमाउंट आया है ना, ये पिंकू को ग्रेचुटी मिलेगी। अब मैं आपके साथ रिपीट करूंगी, आप लोग साथ साथ आंसर दोगे अब, ठीक है, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई है तो सुनो फ्रेंड्स। बताइए पिंकू की सैलरी कितनी है? यस 30,000 है। तो उसकी सैलरी को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे बताइए? यस 26 के साथ। 30 के साथ क्यों नहीं बताइए? हाँ जी, क्योंकि हमने 4 संडे को आउट कर दिया, तो कितने बचे? 26। ठीक है, पिंकू की सैलरी को 26 के साथ डिवाइड करा, तो मल्टीप्लाई किसके साथ? हाँ जी 15 के साथ। क्यों? हाँ, क्योंकि 15 डेज वेजेस के हिसाब से ग्रेचुटी निकलती है। चलो, ये डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आया उसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं आगे? हाँ जी, जितने साल सर्विस दी है। पिंकू ने कितने साल सर्विस दी है? 5। तो ये सैलरी को 26,000 के साथ डिवाइड करके 15 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आया था उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ। अब मुझे एक बात बताना, अगर पिंकू ने 5 साल 7 मंथ सर्विस दी होती तो ये 30,000 को 26 के साथ डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आया था, इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करते बताओ? यस, फिर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते। क्यों? हाँ जी, क्योंकि 5 ईयर 7 मंथ और 7 मंथ 6 मंथ से ज्यादा होते हैं। समझ गए? तो बस आपको देसी लैंग्वेज में इतना ही याद रखना है, जितनी सैलरी है डिवाइड आपने 26 के साथ ही करना है, क्योंकि हमने 4 संडे बाहर ही निकालने हैं, और मल्टीप्लाई हमने 15 के साथ ही करना है, क्योंकि जो ग्रेचुटी होती है वो 15 डेज वेजेस पर कंप्लीटेड ईयर के साथ निकलती है। इतना तो आप लोग याद ही रख लो, ठीक है। फिर ये करके जो भी अमाउंट आएगा बस उसको उतने ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जितने ईयर एक एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस दी होती है। फिर जो अमाउंट आता है वो होता है उनका ग्रेचुटी का अमाउंट। आई होप क्लियर। अब सोचो फ्रेंड्स, सेकंड सिनेरियो, पिंकू को ना उसके आउटपुट के बेसिस पे वेजेस मिलती हैं। अब जानते होंगे जो पीस रेट जिनको वेजेस मिलती हैं, जो ये वाले एम्प्लॉयज होते हैं, इनको कोई भी मंथली सैलरी नहीं मिलती होती, इनकी फिक्स्ड मंथली सैलरी नहीं होती है। इनको इनके आउटपुट के बेसिस पर ही जो इनकी इनकम होती है वो जनरेट होती है। तो अगर इनकी कोई फिक्स्ड मंथली सैलरी ही नहीं है तो ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होगी? इधर तो हमने पहली वाले एग्जांपल में देखा कि पिंकू की 30,000 सैलरी थी, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर दी। लेकिन पीस रेट वाले जो लोग होते हैं जिनको आउटपुट के बेसिस पे कहते मिलती है पैसा, उनकी कोई मंथली सैलरी नहीं है, तो इधर कहाँ से सैलरी निकाले? इधर फ्रेंड्स पता क्या देखा जाएगा, जिस दिन पिंकू ने जॉब टर्मिनेट करी उससे 3 महीने पहले मान लो जून, जुलाई, अगस्त, सोचो सितंबर में पिंकू ने अपनी जॉब टर्मिनेट कर दी थी, तो सितंबर से पहले वाले ये जून, जुलाई, अगस्त जो पहले वाले 3 मंथ्स हैं, इधर मान लो इसकी 30,000 इसने अर्न कर रहा था, इधर मान लो 33,000 कर रहा था, इधर मान लो 32 कर रहा था। तो इन्होंने ना एक एवरेज निकाल ली कि पिंकू जो है वो 30-32 इतना ही अर्न कर पाता है, तो इसी का एक एवरेज सैलरी मान लो इन्होंने ये 33,000 ले ली। तो 33,000 को लेकर के ये बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन कर देंगे, 26 के साथ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 15 के साथ जितने साल काम करा करके, ठीक है। तो मेन इनका बस हमें ये देखना था कि जो आउटपुट पे बेसिस पे जिन लोगों को पैसा मिलता है उनके लिए जो एवरेज मंथली सैलरी होती है वो हम देखते हैं कि जब जॉब टर्मिनेट करी तो उससे पहले वाले 3 महीनों में वो क्या कमा रहे थे उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। समझ गए ये पॉइंट भी सभी? अब नेक्स्ट पॉइंट में सोचो, एक शुगर इंडस्ट्री है। आपको लगता है कि शुगर इंडस्ट्री हर साल काम करती है? नो, वो तो सीजनल बेसिस पे करती है।
ऐसे तो बहुत सारी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज होंगी जो सीजनल बेसिस पे काम करती होंगी, है ना। तो इनके लिए याद रखना, ये सीजनल वालों के लिए आप लोगों ने नॉर्मली हमने बात करी थी 15 डेज वेजेस, सीजनल वाले केस में फ्रेंड्स 7 डेज वेजेस। कितने डेज में? 7 डेज वेजेस के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अब इसके लिए ना एक छोटू सा ट्रिक है जो आपको याद रह जाएगा। सुनो, सीजनल, सीजनल से आपने क्या याद रखना है? रेनबो वाला मस्त सीजन है, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7। सीजनल वाली इंडस्ट्री में कितने डेज? 7। याद रह जाएगा। जब मैं नोट्स बनाए थे तब ये ट्रिक मेरे दिमाग में नहीं था, ये रिकॉर्डिंग करते करते मेरे माइंड में आया है। तो इसीलिए अगर आपके पास नोट्स हैं या आप खुद से बना रहे हो तो इस ट्रिक को कृपा करके ऐड कर ले, ठीक है। चलो, हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स्ड टर्म की। मैंने आपको बताया था ना, जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट करते हैं या जिनकी डेथ ये सब हो जाता है तो उनके लिए भी 5 साल वाला नहीं देखा जाता क्राइटेरिया, है ना। तो इनकी किस बेसिस पे फिर होगी कैलकुलेशन? फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट वाले के लिए या फिर डिसीज्ड एम्प्लॉयज के लिए कहते प्रो राटा बेसिस पर। किस बेसिस पर फ्रेंड्स? प्रो राटा बेसिस पर कैलकुलेशन होगी। अब ये प्रो राटा मतलब, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जितने साल सर्विस दी है उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन में ग्रेचुटी कैलकुलेट होगी। अगर पिंकू ने 2 साल काम करा था और मतलब उसका फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट ही 2 साल का था, तो 2 साल ही काम करा ना उसने, तो 2 इयर्स का प्रोपोर्शन निकाल करके उसके अकॉर्डिंगली ही जो ग्रेचुटी होती है वो कैलकुलेट करनी होती है। अब नेक्स्ट सबसेक्शन शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि एग्जाम में नहीं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है। बस आपको ये पता होना चाहिए ग्रेचुटी का फॉर्मूला क्या है, 15 डेज कब, 7 डेज कब, इस तरह की मेन बातें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, आपके सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, तो थोड़ा सा अपने आंसर को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, ऐसा नहीं कि हर चीज का आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है, नहीं। जैसे मैंने आपको हर बार तो नहीं कैलकुलेट करा, सिर्फ पहले पॉइंट में आपको एक एग्जाम्पल दी थी, ऐसे ही आप भी एक छोटी सी एग्जाम्पल, उसमें भारी भरकम कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना, लेकिन एक डमी के रूप में समझ लो। मतलब एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि हमें आता है, समझ पा रहे हो, अपने आंसर को थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए बीच में एक एग्जाम्पल ऐसे ऐड कर सकते हो। समझ गए यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स? करो वैसे हरकतें, मैं भी करती थी, ठीक है। आंसर थोड़ा अच्छा प्रेजेंट होता है, क्लियर। बाकी फॉर्मूला क्या है, कब कौन से डेज है, क्या है, ये आपको मेन बातें पता होनी चाहिए, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सबसेक्शन में ये बताया गया है कि जस्ट एग्जाम्पल, मतलब जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप एक बंदे को मैक्सिमम ग्रेचुटी सिर्फ 20 लाख दे सकते हो। अगर ऐसा बोल दिया है तो कहते एम्प्लॉय को 20 लाख से ज्यादा ग्रेचुटी नहीं मिल सकती है। अब फिर से इमेजिन करो, पिंकू की कैलकुलेशन जब हमने पूरी की पूरी करी ग्रेचुटी की, वो बन गए 25 लाख। गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट सेट करी है 20 लाख। बताइए पिंकू को क्या मिलेगा, 25 या 20? यस, 20 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है, अच्छा एक और बात, कंफ्यूज मत होना, जो टोमो है कैलकुलेशन करने के बाद उसकी ग्रेचुटी का अमाउंट बनता है 15 लाख। आप बताना टोमो को 15 मिलेगा या 20? हाँ, उसको 15 मिलेगा, मतलब 20 से कम जितनी भी बनती है उतनी प्रॉपर मिल जाएगी ग्रेचुटी। लेकिन अगर किसी की 20 से ज्यादा ग्रेचुटी मिल रही है तब ना मिलेगी, तब सिर्फ और सिर्फ 20 ही रहेगी ग्रेचुटी। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोग आंसर दोगे, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट एग्जांपल, मेरी ग्रेचुटी बनती है फ्रेंड्स 12 लाख, मुझे 12 लाख मिलेगा या 20 लाख? यस, 12 लाख। आप लोगों की ग्रेचुटी बनती है 35 लाख, आपको 35 लाख मिलेगा या 20 लाख? 20 लाख। लेकिन क्यों आपको 35 क्यों नहीं मिल रहा? हाँ जी, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 20 लाख सेट है। क्लियर, गुड। अब सबसेक्शन 4 समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना इसको। जस्ट इमेजिन आप लोगों की एक कंपनी है, आप ऑनर हो एंड मैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉय। फ्रेंड्स, आफ्टर 6 इयर्स मेरी जॉब टर्मिनेट कर दी, लेकिन आपको एक बात बताऊं, पहले 3 साल जब मैंने आपकी कंपनी में काम करे, मैं एकदम चंगी भली थी, तब मेरी सैलरी
30,000 थी। नेक्स्ट 3 साल मेरी सैलरी आपने 22,000 कर दी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गई थी। लाइक डिसेबलमेंट इस तरह का था कि मैं काम तो कर सकती थी लेकिन वो पहले वाली कैपेसिटी के हिसाब से नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई। समझे? डिसेबलमेंट की वजह से आपने अब मेरी सैलरी रिड्यूस कर दी क्योंकि मेरी काम करने की वो कैपेसिटी नहीं थी पहले जैसी, तो सैलरी रिड्यूस हो गई। अब जब 6 साल बाद जॉब टर्मिनेट हुई है तो आप जब मेरी कैलकुलेशन करोगे ग्रेचुटी की, किस बेसिस पे करोगे? वो 30,000 वाली सैलरी पर या 22,000 वाली सैलरी पर? सोचो जरा। यहाँ पर अब पता क्या करोगे आप लोग? मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अब पहले 3 साल 30,000 वाली सैलरी से काम करा था तो पहले 30,000 के अकॉर्डिंगली मेरी ग्रेचुटी कैलकुलेट करोगे। जस्ट एग्जाम्पल, मान के चलो 5,000 बना। सिर्फ मान के चलो, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, सिर्फ सोचो। जब मेरी सैलरी 30,000 थी और सारी कैलकुलेशन फार्मूला लगा करके मान लो अमाउंट 5,000 आया, ठीक। अब जब आपने मेरी सैलरी 22,000 करते थे, मान लो ग्रेचुटी का फॉर्मूला लगा करके अमाउंट कितना आया? 2,000 आया। ये दो अलग अलग अमाउंट निकल आए। अब क्या करना है? सोचो। यस, इन दोनों का टोटल कर दो। कितना बना? 7,000। तो मेरी ग्रेचुटी कितनी बनी? 7,000। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर। अब सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इमेजिन करो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट बोलता है कि मतलब उसके कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे जो ग्रेचुटी है, मान के चलिए उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी ग्रेचुटी 50,000 बन रही है, लेकिन आपकी कंपनी के अग्रीमेंट के बेसिस पे मान लो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे ग्रेचुटी एक्ट से भी बेटर बेनिफिट दे रहे हो, तो मैं किसको फॉलो करूंगी यार? बताओ। ऑफ कोर्स आपके वाले कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन क्या मुझे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अलाउ कर देगा? यस, बिल्कुल कर देगा। क्यों? क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट कहता है कि अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी एक्ट से बेटर या उसके इक्विवेलेंट या उससे बेटर बेनिफिट कहीं मिल रहा है तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय आप उधर जा सकते हो, क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट ऐसा कभी नहीं करता कि एम्प्लॉय का कोई भी घाटा हो। ठीक है, वो कहता हमसे बेटर कहीं और आपको बेनिफिट मिल रहा है तो जाइए। अब हम बात करते हैं लास्ट सबसेक्शन 6 की। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, एक एम्प्लॉयर क्या वो किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देने से मना कर सकता है? क्या वो उसकी ग्रेचुटी को फॉरफिट कर सकता है? से यस और नो? यस। लेकिन क्यों? अगर जो एम्प्लॉय है वो एक्ट कुछ ऐसा कर दे, लाइक आपको क्या लगता है वो क्या कर सकता है? सोचो जरा। हाँ, अगर वो कोई फ्रॉड कर दे कंपनी में या वो कोई नुकसान पहुंचा दे कंपनी को, मतलब अगर वो कोई भी किसी भी तरह का इलीगल एक्ट करता है, चाहे फ्रॉड, चाहे थेफ्ट, या कुछ भी ऐसा, तब उसकी ग्रेचुटी को फॉरफिट किया जा सकता है। फिर रोका जा सकता है कि ठीक है, तूने नुकसान करा है, तूने फ्रॉड करा, आपको को ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। सो आई होप ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो में लाइक तो बनता है, तो जल्दी से कर दीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 54, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताया गया इसके सबसेक्शन 1 में हम लोगों ने ये समझा ना कि एम्प्लॉय को मिनिमम 5 साल की कंटिन्यू सर्विस देनी चाहिए, है ना? यही समझा था ना हमने। लेकिन वो 5 साल की कंटिन्यू सर्विस हम कैसे मानेंगे? यार बंदा बीच में बीमार पड़ता है, छुट्टी लेता है, कुछ भी होता है, तो 5 साल कंटिन्यू सर्विस करा है। आपको क्या लगता है अगर उन 5 सालों में ये कुछ हो जाए तो क्या वो उसके कंटिन्यू सर्विस का ही पार्ट माना जाएगा? क्या इन सब की वजह से काम पर ना आने पर भी यही माना जाएगा कि एक एम्प्लॉय ने कंटिन्यूसली सर्विस दी है? तो आंसर इज यस। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, जो पिंकू है वो काम पर इसलिए नहीं आया था सिकनेस की वजह से, काम के दौरान हुए एक्सीडेंट की वजह से, वो पेड लीव पर था, या ले ऑफ की वजह से, स्ट्राइक की वजह से, या लॉकआउट की वजह से, अगर इन सब की वजह से एक एम्प्लॉय काम पर नहीं आया था, लेकिन तो भी फ्रेंड्स यही मान करके चला जाएगा कि पिंकू काम पर आया था। ऐसे सोचो, एक महीने में 30 डेज है, ठीक, चलो 4 संडे निकल गए वो बात अलग है, मान लो 26 डेज है।
उन 26 डेज में से अगर 2 दिन पिंकू बीमार होने की वजह से नहीं आया था, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पिंकू ने 24 डेज काम करा, हम फिर भी यही बोलेंगे कि 26 डेज काम करा। ऐसे ही अगर 26 डेज में से मान लो 4 दिन स्ट्राइक थी, तो इसमें भी ऐसा ही है, फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि पिंकू ने 26 डेज काम नहीं करा, क्योंकि बीच में वो 4 दिन स्ट्राइक के ही थे, तो हम उसको यही मानेंगे कि कंटिन्यूस सर्विस है। अगर मान लीजिए 26 डेज में से 2 दिन पिंकू शादी पर गया था, क्या इसको कंटिन्यूस सर्विस का पार्ट मानेंगे? नो, फिर हम यही कहेंगे कि पिंकू ने 24 डेज काम करा। समझ आई बात? अब इनके अलावा जो एब्सेंट होता है, एब्सेंट को सिर्फ तभी और तभी ही कहते माना जाएगा कंटिन्यूस सर्विस का पार्ट अगर किसी कंपनी के एओए जो होते हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड ऑल, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलाउ कर दे, तो बात अलग है, तो आप एब्सेंट को भी कंटिन्यूस सर्विस मान सकते हो। अदरवाइज यही वो है जिनको कंटिन्यूस सर्विस माना जाता है, मतलब ये वो है कंटिन्यूस सर्विस में ऐड किया जाता है। समझे फ्रेंड्स? इसका जो क्लॉज बी है, अब वो ये बात करता है कि कई बार पता क्या होता है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखा जा रहा है 1 ईयर के अकॉर्डिंगली एंड 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली, कि अगर आपने इतने दिन काम करा है तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कंटिन्यूसली 1 साल काम करा है, और अगर आप इतने दिन काम करा है तो मान लिया जाएगा कि आपने कंटिन्यूसली 6 मंथ्स वर्क करा है। इसमें भी ना फ्रेंड्स नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट के लिए अलग डेज बताए गए हैं, एंड जो माइंस में बिलो माइन में वर्क करते हैं, प्लस अगर कोई एक ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है जिस एस्टैब्लिशमेंट में एक वीक में 6 डेज से कम काम होता है, नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट में 6 दिन काम होता है ना वीक के, अगर कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है मान लो वहां पर 4 दिन ही काम होता है, मतलब 6 डेज से कम काम होता है, तो इनके लिए अलग डेज बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 ईयर के अकॉर्डिंगली। अगर मान लो ये एक एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें मतलब एक नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट है, अगर पिछले 1 साल में कहते पिंकू ने इसमें 240 डेज तक काम करा है, अगर मान लो पिंकू ने 280 दिन काम करा है, तो क्या मान लिया जाएगा? हाँ, कि उसने कंटिन्यूसली 1 साल काम करा है। तो मतलब ये है कि एक नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट में अगर आपने मिनिमम 240 डेज वर्क करा है तो मान लिया जाएगा कि आपने 1 साल कंटिन्यूसली सर्विस दी है। ये तो बात थी नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट की। अगर मैं बात करूं बिलो माइंस एंड वर्बल एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें एक वीक में 6 दिन से कम काम होता है, तो ऐसे वाले केस में फ्रेंड्स अगर 190 डेज, कितने दिन बोलना? हाँ जी, 190 डेज या उससे ज्यादा आपने काम करा है, तो मान लिया जाएगा कि आपने पिछले 1 साल में कंटिन्यूसली सर्विस दी है। तो ये मत भूल जाना कि नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट में कितने दिन और वो माइंस वालों में कितने दिन, ये आपको मेन बात याद रखनी है। अब हम बात करेंगे 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली। अगर मान लीजिए एक नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट है और पिंकू ने उसमें 120 कितने दिन, हाँ जी 120 दिन अगर काम करा है या उससे ज्यादा, तो मान लिया जाएगा कि पिंकू ने पिछले 6 महीनों में लगातार वर्क करा है, अपनी सर्विस दी है। लेकिन अगर मैं माइंस वालों की बात करूं या वोवल एस्टैब्लिशमेंट की, बताना कौन सा एस्टैब्लिशमेंट? हाँ जी, जो वीक में कितने दिन, हाँ 6 दिन से कम काम करते हैं। अगर मैं उसकी बात करूं, अगर पिछले 6 मंथ्स में 95 डेज, कितने फ्रेंड्स मिनिमम, हाँ जी 95 डेज तक काम करा है, तो मान लिया जाएगा कि उस बंदे ने कंटिन्यूसली अपनी 6 महीने तक सर्विस दी है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस केस में भी आपने एक्चुअली वर्क करा है, उधर भी फ्रेंड्स अगर ले ऑफ हो गया था या फिर आप मैटरनिटी लीव पर थे, ठीक, या फिर अब काम की वजह से ही टेम्पररी डिसेबल वगैरह हुए थे, इन सब चक्रों में अगर कहते आप प्रेजेंट नहीं हो पाए थे फिजिकली, फिर भी यही माना जाएगा कि आपने एक्चुअली वर्क करा है। समझ गए? या फिर हाँ अर्नड लीव, मतलब वो लीव आपको पता है ना, कुछ अर्नड लीव पेड लीव पे होती है कि आप बेशक घर पे हो पर फिर भी आपको आपकी सैलरी पूरी मिलती है, तो पेड लीव पर भी थे, तो यही माना जाएगा कि आप काम पर थे। मैटरनिटी लीव में फ्रेंड्स मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है बताइए? हाँ जी 26 वीक्स की लिमिट होती है लीव की। तो ये भी क्लियर। अब सी पॉइंट की बात करते हैं। ये बात करता है सीजनल एस्टैब्लिशमेंट्स की।
फ्रेंड्स इधर देखा जाएगा कि अगर मान के चलो शुगर इंडस्ट्री है, वो 100 दिन मतलब 100 डेज चली है, तो अगर 100 डेज चली है शुगर इंडस्ट्री, तो एम्प्लॉय ने 75 डेज काम करा है कि नहीं ये देखा जाएगा। अगर उसने मिनिमम 75 डेज वर्क करा है तो माना जाएगा उसने कंटिन्यूसली काम करा है। ये हर केस में 75 नहीं आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जितने भी दिन वो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट चली है उसका 75% देखा जाएगा। 75% कि उस बंदे ने कम, जैसे हमारे 75% अटेंडेंस देखी जाती है ना, कि अगर हमने इतने अटेंडेंस है तो मतलब आप अच्छे बच्चे थे, आप स्कूल में पूरा आए हो। बस ऐसे याद रखना है सीजनल इंडस्ट्री का भी, कि अगर जितने भी दिन वो एस्टैब्लिशमेंट चली है उसका 75% तक अगर आप उस इंडस्ट्री में आप आए थे, काम करा है, तो मान लिया जाएगा आपने कंटिन्यूसली अपनी सर्विस दी है। आई होप ये सेक्शन भी क्लियर, इंपॉर्टेंट है, इनके ये डेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 55। ये वाला सेक्शन भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये ना नॉमिनेशन के रिलेटेड है। तो इधर सबसे पहले सबसेक्शन 1 कहता है, कोई एग्जांपल लेते हैं, आपकी कंपनी है और मैं आपकी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। मैंने अभी न्यू आपके यहाँ आई हूँ, जॉब दे दो भाई मुझको अपनी कंपनी में। आपने जॉब दे दी, ठीक है। अब मुझे जॉब करते हुए मान लो 1 ईयर का लीव आ चुका है, जैसे सीरियस में नहीं आ जाता है ना। चलो मजाक हो गया, अब सीरियसली बात करते हैं। मान करके चलिए फ्रेंड्स कि मुझे आपकी कंपनी में काम करते हुए पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया। अब 1 ईयर की सर्विस देने के बाद अब मुझे नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा नॉमिनी कौन है। मुझे ग्रेचुटी अमाउंट मिलेगी, अगर मान लो मैं चल बसी तो मेरे पीछे वो अमाउंट किसको मिलेगा, उसका नॉमिनी कौन रहेगा, वो मुझे उस नॉमिनेशन फॉर्म में फिल करना रहेगा। पहली बात क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट पूछता है कि अगर पिंकू ने नॉमिनी फॉर्म भरा है तो क्या वो नॉमिनी 1 और मोर, मतलब एक तो होगा ही, कोई एक से ज्यादा नॉमिनीज रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। पिंकू चाहे तो वैसा कर सकता है कि उसकी वाइफ, उसकी डॉटर या उसका सन हो, 1 या 2 जगह किसी को भी नॉमिनी बना सकता है। ठीक। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। थर्ड पॉइंट यहां पर बोलता है अगर पिंकू है, ठीक, पिंकू की फैमिली है, मतलब पिंकू के बीवी बच्चे हैं, लेकिन पिंकू अपनी वाइफ एंड बच्चों के बजाय कहता है मेरे दोस्त टोमो को नॉमिनी बनाते हैं, आपको क्या लगता है वो बना सकता है नॉमिनी अपने फ्रेंड को? फ्रेंड्स नो। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यही बोलता है कि अगर उस एम्प्लॉय की फैमिली है, अगर उसकी फैमिली में कोई भी है, तो वो किसी भी आउटसाइडर को नॉमिनी नहीं बना सकता है। लेकिन फोर्थ पॉइंट पूछता है अगर पिंकू के पेरेंट्स या उसकी वाइफ या उसके बच्चे कोई भी नहीं है, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, और पिंकू बोलता है कि वो अपने फ्रेंड टोमो को बनाना चाहता है नॉमिनी, क्या ऐसे केस में बना सकता है वो अपने फ्रेंड को नॉमिनी? यस। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अगर एम्प्लॉय की कोई फैमिली है उस केस में वो आउटसाइडर को नॉमिनी नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय की फैमिली नहीं है तब वो आउटसाइडर को नॉमिनी बना सकता है। अब एक और बात सुनो, पिंकू की कोई फैमिली नहीं थी जब उसने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, दैट्स व्हाई पिंकू ने टोमो को नॉमिनी बना दिया जो कि उसका दोस्त है। अब मान लो पिंकू की शादी हो चुकी है, पिंकू की वाइफ है, दैट मीन्स पिंकू की फैमिली बन गई। अब क्या होगा सोचो? हाँ जी, फ्रेश नॉमिनेशन, पिंकू को टोमो को हटा करके अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाना पड़ेगा। क्यों? हाँ जी, क्योंकि पिंकू की फैमिली बन गई है। समझे ये बात? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं चेंज के रिगार्डिंग। क्या कहते जो पिंकू है, जो एम्प्लॉय है, वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ चेंजेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पिंकू ने पहले, जब उसकी मान लो उसकी वाइफ है मिसेस पिंकी, तो पिंकू ने पहले नॉमिनेशन फॉर्म में भर रखा था कि 100% उसकी जो ग्रेचुटी का जो अमाउंट है वो उसकी वाइफ को ही मिलेगा, उसकी वाइफ नॉमिनी है। फिर मान लीजिए उसकी प्यारी से छोटी सी जूनियर पिंकी हो गई, ठीक है, इसकी बेटी हो गई, तो अब पिंकू सोचता है कि यार मेरी डॉटर भी मुझे बहुत प्यारी है, तो अब पिंकू अपनी डॉटर को भी नॉमिनी बनाना चाहता है। क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या वो अपनी नॉमिनेशन में कुछ चेंजेस कर सकता है? यस।
अब पिंकू ऐसा कर सकता है कि उसकी वाइफ को मान लो 70%, डॉटर को 30%, वो इस तरह से चेंज कर सकता है। 6th पॉइंट बात करता है, चलो जी, मतलब एक एम्प्लॉय नॉमिनी इसीलिए बनाता है कि अगर उसकी डेथ हो जाए तो बाद में पैसा नॉमिनी को मिल जाए। सोचो फ्रेंड्स, अगर एम्प्लॉय तो अभी है दुनिया में लेकिन उसका नॉमिनी उससे पहले वो चल बसा, ऐसे केस में अब क्या होगा? अगर मान लो पिंकू ने नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाया था, पिंकू तो अभी भी है लेकिन वाइफ ही नहीं है, तो फिर से फ्रेश नॉमिनेशन करनी पड़ेगी। पिंकू को अब कोई और न्यू नॉमिनी बनाना पड़ेगा। समझ गए? 7th पॉइंट ये बोलता है कि पिंकू ने ये जो नॉमिनेशन फॉर्म हमने सबसे पहले समझा कि फिल करा था, ये नॉमिनेशन फॉर्म का पिंकू क्या करता है? फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉय है वो उस नॉमिनेशन फॉर्म को अपने एम्प्लॉयर को दे देगा। एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर उस नॉमिनेशन फॉर्म को सेफ कस्टडी में रखेगा। आई होप ये सेक्शन भी क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 56, इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखो सेक्शन 53 से 56 तक ना ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, ठीक है। अब ये वाले सेक्शन को भी बड़ी ध्यान से समझना। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो बोलता है कि अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी जॉब टर्मिनेट, रिजाइन करा या रिटायर हुआ या जो भी है, रीजन ये है कि अब जॉब टर्मिनेट है, मतलब बात में ये है कि जॉब टर्मिनेटेड है और अब समझ गया उसको क्या मिलेगी? ग्रेचुटी मिलेगी। अगर पिंकू रिटायर हो गया, उसको पता है मेरी ग्रेचुटी मिलेगी मेरे को, तो पिंकू क्या कर सकता है? एम्प्लॉयर को रिटन एप्लीकेशन दे सकता है कि एम्प्लॉयर जी चलिए हमारी ग्रेचुटी दीजिए हमको। समझ गए? सेकंड पॉइंट कहता है कि जो एम्प्लॉयर है, फ्रेंड्स सोचिए, मैं एम्प्लॉयर हूँ और पिंकू ने मेरे को रिटायर होने के बाद कोई रिटन एप्लीकेशन नहीं दी है कि मुझे ग्रेचुटी दीजिए, तो क्या मैं पिंकू को ग्रेचुटी नहीं दूंगी? ग्रेचुटी तो तब भी देनी पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट यही बोलता है कि जो एम्प्लॉयर है ना, वो एम्प्लॉय की एप्लीकेशन का कोई वेट नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेचुटी तो आपको देनी पड़ेगी चाहे एम्प्लॉय एप्लीकेशन दे या ना दे। तो इधर क्या होगा? अब अगर मान लो पिंकू रिटायर है, उसको ग्रेचुटी देनी बनती है, लेकिन उसने मुझको कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, मुझको मतलब एम्प्लॉयर को, तो अब ऐसे केस में क्या होगा? मुझे तो लेकिन पता है ना कि पिंकू को ग्रेचुटी देने का टाइम है। मैं क्या करूंगी? सारा अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगी। अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद पिंकू को नोटिस भेजूंगी और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको भी अमाउंट बताऊंगी कि इतना अमाउंट बनता है इसको ग्रेचुटी देने का। समझ गए? थर्ड पॉइंट कहता है कि मैं जो एम्प्लॉयर हूँ, पिंकू को उसकी जो ग्रेचुटी का अमाउंट है वो मुझे कब तक देना है? फ्रेंड्स, जिस दिन पिंकू की ग्रेचुटी का अमाउंट पेएबल हो गया, मतलब जिस दिन पिंकू रिटायर हो गया, उस मान लो 1 अगस्त को उसकी ग्रेचुटी देने का अमाउंट बनता था, तो 1 अगस्त से लेकर के 30 डेज तक, विद इन 30 डेज, जिस दिन पिंकू को ग्रेचुटी देने की बात पेएबल होगी, मतलब ग्रेचुटी पेएबल हो गई, उस दिन से लेकर के 30 डेज के विद इन जो एम्प्लॉयर होता है उसको ग्रेचुटी का अमाउंट देना होता है। पिंकू आज रिटायर हो गया ना, जिस दिन रिटायर हो गया अब उसको ग्रेचुटी देनी है हमको, तो उस दिन से लेकर के 30 दिन के विद इन, ठीक। फोर्थ पॉइंट बोलता है अगर मैंने इन 30 डेज के विद इन पिंकू को उसकी ग्रेचुटी का अमाउंट नहीं दिया तो सोचिए क्या होगा? हाँ जी, अब सिंपल इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा। मतलब अगर 1 अगस्त को ग्रेचुटी का पेएबल हुआ था ना, तो उस दिन से लेकर के फ्रेंड्स जब तक मैं क्या है, जब तक मतलब मैं उसका अमाउंट दे नहीं देती तब तक इंटरेस्ट पड़ता चला जाएगा। अब जब इंटरेस्ट पड़ेगा तो एम्प्लॉयर अपने आप कोशिश करेगा, अरे भाई फटाफट से दे दो इसकी ग्रेचुटी का अमाउंट। समझ गए? फिफ्थ पॉइंट बात करता है अगर सोचिए ग्रेचुटी का अमाउंट को लेकर के डिस्प्यूट छिड़ गया। मेरा कहना ये है कि 1 लाख ग्रेचुटी बनती है, पिंकू का कहना ये है कि 1.5 लाख ग्रेचुटी बनती है, तो बताइए अब क्या होगा? अब फ्रेंड्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ये मामला चला जाएगा। वो क्या करेगी अथॉरिटी? वो इंक्वायरी करेगी कि बात है क्या। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तो एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट मान लो करता है, तब नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये हर एक्ट में लागू होती है। अगर जो एम्प्लॉयर होता है ना फ्रेंड्स,
अगर वो करता है कंप्लेंट, अगर मान लो अगर वो केस कर रहा है एम्प्लॉयर, आप ये बात जानते होंगे, आपको पता होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर को पहले अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे केस में क्या पंगा पड़ा है, मैं कहती हूँ 1 लाख सैलरी, सॉरी मैं कह रही हूँ 1 लाख ग्रेचुटी है, पिंकू कह रहा है 1,50,000 है, मतलब मैं 50,000 नहीं मान रही हूँ, मैं सिर्फ 1 लाख मान रही हूँ। तो यहाँ पर अब क्योंकि मैं एम्प्लॉयर हूँ, तो मुझे अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ये केस फाइल करना है तो मुझे पहले 1 लाख अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। रूल यहाँ पर ये कहता है कि एम्प्लॉयर तुम इतनी तो मान रही हो ना कि 1 लाख तो बनता है, तो पहले 1 लाख डिपॉजिट करो, बाकी का 50,000 के तुम लड़ रही हो ना कि नहीं बनता, वो बाद में इंक्वायरी के बाद देखा जाएगा, लेकिन पहले 1 लाख डिपॉजिट करो। ये बात अब याद रखना हर एक्ट में फ्रेंड्स, हर एक्ट में जब एम्प्लॉयर अगर केस करता है तो उसको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है पहले। अगर अमाउंट को लेकर के झगड़ा है ना, तो ये बात गांठ बांध लो, एम्प्लॉयर को अगर कभी भी ऐसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अमाउंट को लेकर के झगड़ा है तो एम्प्लॉयर को पहले अमाउंट डिपॉजिट करना ही पड़ता है, ये बात याद रखना। 6th पॉइंट बात करता है कि वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास क्या ही पावर्स हैं। फ्रेंड्स उसके पास पावर सिविल कोड जैसी है, वो आप अच्छे से समझते हो है ना, क्या क्या पावर्स होती है इनके पास, ओथ दिलवाना, विटनेस को बुलाना, ये सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं 7th पॉइंट के बारे में। यहाँ पर कहते हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसकी ये जो इंक्वायरी है इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना गया है, मतलब कि इसकी जो भी इंक्वायरी है, जो भी डिसीजंस होते हैं इनको सीरियसली लेना पड़ता है। 8th पॉइंट बात करता है अगर मान लो या तो मैं एम्प्लॉयर या हो सकता है पिंकू, हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन अच्छा ही नहीं लगा, मतलब एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों में से किसी भी पार्टी को अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन सही नहीं लगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम एपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं, लेकिन 60 डेज के विद इन, बताइए कितने दिनों के विद इन, हाँ जी 60 दिनों के विद इन। लेकिन बाय चांस अगर वो 60 डेज में अपील नहीं कर पाए तो क्या और समय मिल जाता है? यस मिल जाता है, कितना, और 60 डेज मिल जाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मान लो डिसीजन आया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, एम्प्लॉयर सही बोल रही थी 1 लाख ही बनता था, पिंकू को तो गुस्सा आ गया, कहता एमी ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी पागल है पिंकू कहता 1.5 लाख ही बनता था, तो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन सही नहीं लगा, तो पिंकू ने क्या करा, एपीलेट अथॉरिटी में अपील कर दी, लेकिन उसने अपील कितने दिन के विदिन करी है, 60 डेज के विदिन। लेकिन अगर वो 60 डेज चले गए, पिंकू ने अपील ही नहीं करा, तो एक्स्ट्रा कितने दिन मिलेंगे बताओ, हाँ जी 60 डेज और मिल जाएंगे, समझ गए। अच्छा अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये जो एपीलेट अथॉरिटी है जब इसके पास अपील गई ये क्या करेगी यार, फ्रेंड्स ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिसीजन को या तो कंफर्म कर देगी, यस 1 लाख ही बनता है, या फिर वो क्या करेगी, मॉडिफाई कर देगी, एक्चुअली 1,20,000 बनता है, या फिर वो रिजेक्ट कर देगी, मतलब वो कुछ भी कर सकती है, उसकी जैसी मर्जी, अब जैसा उसको ठीक लगे। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। आई होप सेक्शन क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 58। सेक्शन 58 यहाँ पे बात कर रहा है फ्रेंड्स, अभी अभी हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करी थी राइट, सेक्शन 56 में, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन, सेक्शन 58 हमें इसका सबसेक्शन 1 ये बताता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या करती है, एक नॉलेज वाले, एक एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट ऑफिसर को क्या करती है फ्रेंड्स, अपॉइंट करती है एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, समझ गए। और सेकंड पॉइंट बात करता है कि क्या एक ही एरिया में 2 और मोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकती है। एक एरिया है जैसे पंजाब का अमृतसर है, क्या इस एक एरिया में 2 या 2 से ज्यादा कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हो सकती हैं? यस बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन अब एक ही एरिया में 2 है तो कौन सा केस देखेंगी, यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल सकती है। अब पंजाब है तो ऑफकोर्स पंजाब की गवर्नमेंट मतलब ऐसा बोल सकती है कि जो ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये प्राइवेट कंपनीज वाली ग्रेचुइटीज को हैंडल करेगा मैटर्स को, और जो बी वाली अथॉरिटी है ये गवर्नमेंट सेक्टर के रिलेटेड हैंडल करेगा। मतलब इस तरह से अगर एक एरिया में 2 या उससे ज्यादा कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं
तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिर ये डिसाइड करती है कि कौन सी वाली अथॉरिटी कौन से वाले ग्रेचुटी के केसेस को हैंडल करेगी। समझ गए। सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है, हमें पता है ना, वो इंक्वायरी करती है ना। इंक्वायरी के दौरान पे कोई ऐसा आ गया जिसमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, एक ऐसा मैटर जिसमें एक स्पेशल वाली नॉलेज की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्रेचुटी के कैलकुलेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स सी अकाउंटिंग है जो उनसे कैलकुलेट से नहीं हो पा रही, तो क्या यहाँ पर वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपनी असिस्टेंस के लिए, आई मीन हेल्प के लिए किसी अकाउंटिंग एक्सपर्ट को बुला सकते हैं? यस, बिल्कुल बुला सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल दी मैंने आपको अकाउंट्स की। अगर मान लो मैटर में किसी टेक्निकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो उनसे नहीं सॉल्व हो रही, तो वो किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि मैटर अगर जो भी उनके पास दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, उसमें कुछ भी ऐसा है, मतलब देसी भाषा में बोलूं तो एक ऐसा पंगा पड़ गया जो उनको समझ में नहीं आ रहा और उसके एक्सपर्ट की जरूरत है, तो वो उस मैटर के रिलेटेड एक्सपर्ट को बुला सकते हैं मदद के लिए। समझ गए ये सेक्शन भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 60। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है ना, मैटरनिटी लीव के दौरान मतलब जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, पेमेंट्स वगैरह, उसके रिलेटेड बात करी गई है। सबसे पहले पॉइंट सिंपल है एकदम, उसमें बस इतने बताया है कि जो मैटरनिटी लीव वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें एवरेज डेली वेज रेट के हिसाब से पेमेंट मिलती है। आपको मेन बात क्या याद रखनी है? हाँ जी, एवरेज डेली वेज रेट के हिसाब से पेमेंट मिलती है। अब सेकंड पॉइंट समझने से पहले ना मुझे एक बात बताओ, आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि अगर एक वुमेन एम्प्लॉय प्रेग्नेंट है तो दैट मीन्स उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो मतलब अब मिलेगा ही मिलेगा बेनिफिट, तो ये गलत है। सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पर ये बताता है कि वुमेन प्रेग्नेंट है ये तो एक बात है, लेकिन इसके साथ साथ जिस एम्प्लॉयर के पास वो अब जाएगी कि मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए या मैटरनिटी बेनिफिट्स चाहिए, वो एम्प्लॉयर अब ये देखेगा कि उस लेडी ने, मतलब उस वुमेन एम्प्लॉय ने उसके एस्टैब्लिशमेंट में लास्ट 12 मंथ्स में, मतलब पिछले 12 महीनों में 80 डेज एटलीस्ट काम करा है या नहीं। समझे ये बात आप? तो जा करके मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए एक मिसेस ए है, वो प्रेग्नेंट है और अब उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स चाहिए, लेकिन उन्होंने लास्ट 12 मंथ्स में 65 डेज वर्क करा है, मुझे बताइए क्या उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे? क्या वो एलिजिबल है ये बेनिफिट्स के लिए? नो। अब मानिए मिसेस बी है, वो प्रेग्नेंट है प्लस उन्होंने लास्ट 12 मंथ्स में 90 डेज वर्क करा है, क्या ये एलिजिबल है मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए? यस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये मिनिमम 80 दिन 80 डेज वर्क करना जरूरी है। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं, मैक्सिमम कितने लीव मिल सकती है? 26 वीक्स की फ्रेंड्स। एंड डिलीवरी से पहले भी कहते वो मतलब 8 वीक्स पहले अपनी जो लीव है वो ले सकती हैं, ठीक है। अब बोला गया है, ये तो फ्रेंड्स नॉर्मल है कि 26 वीक्स की मैक्सिमम, बट अगर एक लेडी उनके ऑलरेडी 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा सर्वाइविंग चाइल्ड हैं, ठीक है, ऐसे केस में जो मैक्सिमम वीक की जो लीव मिलती है वो 12 वीक्स की होती है। बताइए कितनी होती है? 12 वीक्स की होती है। और डिलीवरी से पहले ये कितने वीक ले सकती हैं लीव? 6 वीक्स। तो ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लीजिए वो जो लेडी थी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में जो बेनिफिट है वो कब तक मिलेगा? हाँ, बस उतने दिन तक ही जितने दिन तक वो मतलब थी इस दुनिया में, बस उसके बाद का नहीं मिलेगा। फिर जब लेडी की डेथ ही होगी तो क्यों बेनिफिट मिलना? समझ गए। अब सोचो, वुमेन की तो डेथ हुई है लेकिन उसका जो चाइल्ड है वो है, मतलब हो सकता है ना डिलीवरी के बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई लेकिन उनका बेबी है, तब बेनिफिट तब तक मिलेगा जब तक उनका अगर बच्चा है, मतलब वो है, तो पूरे टाइम का एंटायर जितने टाइम का रिमेनिंग मैटरनिटी बेनिफिट रह गया वो सारा मिलेगा। बात समझे? एक लेडी है, डिलीवरी के बाद उनकी तो डेथ हुई मान लो, लेकिन उनका बेबी है, अगर वो बच्चा भी जिंदा है तो डैट मीन्स अब जितना उनके
जिंदा रहते रहते के बाद जितना रिमेनिंग बेनिफिट बच गया ना वो सारा का सारा मिलेगा, क्योंकि वो बेशक नहीं है लेकिन उनका बच्चा है। समझ गए। नेक्स्ट बोलता है अगर बेबी भी नहीं रहा तो जो बेनिफिट है जब तक बेबी था तब तक के लिए मिलेगा। समझ गए। अब सबसेक्शन 4 की बात करते हैं। ये बात करता है कि अगर कोई मदर है उसने चाइल्ड को अडॉप्ट करा है, लेकिन वो जो चाइल्ड अडॉप्ट करा है वो 3 मंथ से छोटा है, 3 महीने से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करा है, या वो कमिश्निंग मदर है, तो ऐसे केस में 12 वीक्स तक का बेनिफिट मिलता है, मतलब ठीक है। तो अब 12 वीक्स काउंट कब होंगे? अगर आपने बच्चा कहते हैं किसने अडॉप्ट करा है, तो जिस दिन बच्चा मतलब लेडी के हाथों में आ गया, उसको हैंड ओवर कर दिया गया, उस दिन से लेकर के 12 वीक्स तक का। समझ गए। लास्ट सबसेक्शन इसकी बात करता है वर्किंग फ्रॉम होम। अगर मान लीजिए जो मदर है वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है तो क्या वो कर सकती हैं? यस, लेकिन डिपेंड करता है कि फिर वो जो लेडी है एंड जो उनका एम्प्लॉयर है, इनका म्यूचुअल अग्रीमेंट क्या हो रखा है। अगर एम्प्लॉयर खुद अलो करता है तो ठीक है ना, वो कर सकती हैं वर्क फ्रॉम होम। जैसे मान लो एक वुमेन एम्प्लॉय है, उनका काम ऑनलाइन घर पे बैठ के अकाउंटिंग का हो सकता है, तो वो कह सकती हैं। एम्प्लॉयर के साथ अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, एम्प्लॉयर अलो कर दे, तो वो कर सकती हैं वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आज का टॉपिक क्लियर। मिलेंगे जल्दी अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।